रचना आज बहू की पहली रसोई है। जाकर बहू की मदद कर दे। पहली बार रसोई गई है, कहीं कोई गड़बड़ ना कर बैठे। सब रिश्तेदारों के सामने हंसी हो जाएगी। हमारी राधा जी ने अपनी बहू रचना, जो कि अब खुद एक सास बन गई थी, घर के कोने में ले जाकर कहा। रचना जी खामोशी से हाँ की स्वीकृति देते हुए रसोई की ओर चल दी। रसोई में जाकर देखा तो नई नवेली बहू पूनम, जिसके हाथों से अभी मेहंदी का रंग उतरा भी ना था और जिम्मेदारियों का रंग चढ़ने लगा था, बहू को कुशलता से सिखाने की तैयारियों में लगी थी। हाथों में खनकती कांच की लाल हरी चूड़ियां बता रही थी कि हाथ कितनी तत्परता से काम कर रहे थे। रचना खामोशी से खड़ी पूनम की कुशलता का जायजा ले रही थी। अरे मम्मी, आप अचानक से, अपनी सासू माँ रचना जी को सामने देख पूनम थोड़ा सकपका गई। कमर में दबाए हुए पल्लू को निकालकर कंधे पर रखते हुए पूनम रचना जी से कुछ बोलती, उससे पहले ही रचना जी बोल उठी। बेटा, मैं कुछ मदद करूं? 15-20 लोगों का खाना बनाना है। दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। माथे पर उभरे पसीने की बूंदों को पोंछ कर पूनम की जैसे जान में जान आई। आज ताया ससुर और बुआ सास का पूरा परिवार नई बहू पूनम की पहली रसोई के लिए इनवाइट किया गया था। लगभग सभी लोग आ चुके थे। बैठक में सभी के बात करने की आवाज आ रही थी। रचना जी अपनी बहू पूनम के साथ पूरी मदद करने लगी। पूनम की ननद सभी को खाना सर्व कर रही थी। रचना जी को आज ससुराल में अपनी पहली रसोई याद आने लगी। अरे रचना बहू, ये पूरी के आटे में हल्दी क्यों डाल दी? और ये क्या, हलवे में काजू बादाम कूट कर डाल दिए? छोटे छोटे एक समान टुकड़े करके डालने चाहिए थे। नाक कटवाएगी क्या? आज मेरी मम्मी जी वह मेरे मायके में तो हम लोग पूरी के आटे में थोड़ा हल्दी डालते थे। रचना जी ने जवाब दिया, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है। मायके को भूल जाओ, अब यही तुम्हारा घर है। आगे से कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। राधा जी ने पहली फटकार ने रचना जी के अंदर तक हिला दिया था। मायके में मिले संस्कारों ने रचना जी को कभी बगावत नहीं करने दी। सास की बात गांठ बांध ली, कभी खुलकर जी नहीं पाई। कोई भी तीज त्योहार हो, कोई रीति रिवाज हो, हर काम को वह अपनी सासू माँ राधा जी के अनुसार ही करती। राधा जी खुश थी, लेकिन रचना के मन में एक टीस उठती थी। बचपन से जवानी तक जिस आंगन में खेलकर, जिन रीति रिवाजों में बड़ी हुई, जिन तरीकों में माँ ने सिखाया, उन्हें एक झटके में खुद से अलग करना कितना दर्द वाला होता है, ये रचना जी का दिल ही जानता था। वह राधा जी की छत्र छाया में इस तरह रह रही थी जैसे बड़े से वृक्ष की छाया में कोई छोटी सी लता, जिसे छाया तो मिल रही थी, किंतु उसे उस धूप की तलाश थी जो उस बड़े से वृक्ष के कारण उसके हिस्से में नहीं आ पा रही थी। बात प्रभुत्व की नहीं थी, बात थी कि एक विकास की। लेकिन आज तक उस वृक्ष की छांव में उस लता को इस तरह से पनपने नहीं दिया था। मम्मी जी, मुझे लगता है बस इतनी पूरियां बहुत हो जाएंगी। जब आप खाने बैठेंगी तो मैं गर्मा गर्म तल दूंगी। अब चलकर थोड़ी देर सबके साथ बैठते हैं। आंचल से पसीना पोंछते हुए पूनम ने कहा। उसकी आवाज सुनकर रचना जी रसोई से बाहर आ गई और बोली, हाँ चलो, खाना तो सबको बहुत ही स्वादिष्ट बनाया, ताया ससुर ने कहा। और उनकी बात में सभी ने हामी भर दी। किसी ने दही बड़े की जमकर तारीफ की तो किसी ने हलवे की। राधा जी प्रसन्नता से बोली, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। रचना अब एक कुशल बहू ही नहीं, बल्कि एक कुशल सास भी बन जाएगी। सभी लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। ये मेरी तरफ से बहू की पहली रसोई का नेक, कहकर ताया ससुर ने पूनम को एक लिफाफा थमा दिया। इसी तरह सभी ने नई बहू को नेक में कुछ न कुछ दिया। रचना, तू क्या दे रही है बहू को? मैंने तो तुझे झुमके दिए थे सोने के। राधा जी के पूछने पर रचना जी एक टक उनका चेहरा देखने लगी और बोली, मेरा तोहफा आंगन में है माँ जी।
आओ पूनम चलो। सभी उठकर आंगन में चल दिए और सोच रहे थे कि रचना बहू को ऐसा क्या दे रही है। आंगन में एक गमले में मिट्टी भरी हुई थी। सभी आश्चर्य से देख रहे थे। आंगन में पहुंचकर रचना जी बोली, पूनम उस गुलाब के गमले में एक छोटा तुलसी का पौधा उगा है, उसे धीरे से निकाल कर इस गमले में लगा दो। पूनम को थोड़ा अचरज हुआ, किंतु उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसने हाथ में खुरपी ली और पौधा निकालने लगी। कुछ ही पलों में पूनम ने मुट्ठी भर मिट्टी सहित पौधे को बाहर निकाल दिया। अरे पूनम बहू, पौधे को थोड़ा झटक तो, ताकि गुलाब की मिट्टी गुलाब में ही रह जाए। इस गमले में तो नहीं मिट्टी है कि? राधा जी ने प्यार से कहा। नहीं पूनम बहू, जड़ों को मिट्टी से अलग मत करना, उसे मिट्टी सहित गमले में लगा दो, रचना जी बोली। रचना जी की आवाज सुन राधा जी कुछ कहती उससे पहले ही रचना जी बोल पड़ी। बहू, यह जो मिट्टी जड़ों के साथ चिपकी है, ये उस पौधों के लिए मायके की मिट्टी के समान है। अगर जड़ों की मिट्टी सहित उस पौधे को लगाया जाए तो इस नई मिट्टी में ये दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा और अच्छे से उगेगा। लेकिन अगर इसे इस मिट्टी से अलग कर दिया तो इतना विकास नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। पूनम बेटा, स्त्रियों का जीवन भी इसी तरह होता है। मायके के संस्कार हमारी वह मिट्टी होती है जिसमें हम बड़े होते हैं, और ससुराल इस गमले के समान होता है जिसमें नई मिट्टी होती है। मैं चाहती हूँ कि इस घर में तुम अपने मायके की मिट्टी की महक के साथ रहो। वहाँ का मान और यहाँ की शान दोनों ही अब तुम्हारे हाथ में है। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बेटा। आज से इस घर के साथ साथ इस तुलसी की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। इसी तरह तुम्हारे जीवन सदैव हरा भरा रहे। तो फिर मैं यही आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें। पूनम के मन से सास के प्रति जो भी भ्रांतियां थी वह सब टूट गई थी। रचना जी के लिए एक सरल और सकारात्मक छवि उसके मन में बस गई थी। सभी निशब्द थे रचना जी के गिफ्ट के सामने। राधा जी हतप्रभ खड़ी थी। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि पिछले 28 सालों में उन्होंने कितनी बार रचना जी को मायका भूलकर ससुराल को अपना घर समझने की हिदायत दी थी, और खामोशी से रचना जीवन की हर बात को स्वीकारते हुए आई थी। जिससे वह रचना जी की कुशलता समझ रही थी, वह उन पर थोपे गए थे जिन्हें वे खामोशी से निभाती रही थी। रचना के उस गंभीर व्यक्तित्व के कारण आज उन्हें समझ आ रहा था। उनकी आंखें नम हो गईं और वह स्वयं निशब्द थी। शायद आज ने अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, हर स्त्री के संस्कारों और रहन सहन की जड़ें ही पनपती हैं। शादी के बाद ससुराल आते ही उसे उसके मायके की आदतों को छोड़ने के लिए कह दिया जाता है, जबकि ससुराल के तौर तरीके सीख लेती है। इसीलिए नए संस्कार अवश्य सिखाएं, लेकिन पुराने से नाता तोड़ने को मत कहें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद।